देखिए अब समझते हैं अमीटर धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। एक धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं या एक धारा मापी को अमीटर के रूप में कैसे प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो आपका अमीटर है, ये अमीटर होता क्या है। एक परिपथ में बहने वाली धारा का मापन एम्पियर में जो उपकरण देता है उसे हम अमीटर कहते हैं। यानी अमीटर का अर्थ हुआ कि एक ऐसा उपकरण जो किसी परिपथ में बहने वाली धारा के मापन एम्पियर में करता है उसे हम अमीटर कहते हैं। एक चीज, अगर हमें धारा का मापन अमीटर में ना करना हो, मिली अमीटर में करना हो, तो फिर उसे हम अमीटर ना कह करके मिली अमीटर कहते हैं। ठीक है, तो वो सीधी सी बात है कि अगर एम्पियर में मापन कर रहा है तो अमीटर है, मिली एम्पियर में मापन कर रहा है तो मिली अमीटर। अब इसको हम प्रयोग में लाते कैसे हैं। एक जो धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कर रहे हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, मतलब कि जो धारा मापी होता है, धारा मापी ही अमीटर की तरह व्यवहार करता है। धारा मापी को ही अमीटर की तरह काम में लाते हैं। अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जो भी परिपथ है उसी के मार्ग में जो श्रेणी क्रम है उसी में हम एक अमीटर लगा देते हैं। इसलिए श्रेणी क्रम में लगाते हैं ताकि उस परिपथ में बहने वाली पूरी धारा अमीटर से होकर के गुजरे, तब जाकर के वो अमीटर हमें धारा का मापन दे देगा, रीडिंग बता देगा कि इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है। इसलिए हम उसे श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये बात ठीक है कि एक अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़कर उस परिपथ की धारा का मापन कर लेते हैं। लेकिन जब हमने ये कहा कि धारा मापी को ही हम अमीटर के रूप में प्रयोग में लाते हैं, तो धारा मापी में एक कॉइल होती है, अभी हमने पढ़ाया, तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर, इनमें कॉइल होती है ना, तांबे के तारों की बनी हुई। तो जब तांबे के तारों की बनी हुई कोई कॉइल होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें तार है कुंडली में, तो उसका कुछ प्रतिरोध भी होगा। और जब प्रतिरोध होगा तो इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर जब हम लगा रहे हैं तो उसका भी कुछ प्रतिरोध है। और जब प्रतिरोध है तो धारा के मार्ग में कुछ रुकावट भी आएगी। रुकावट आएगी तो जितनी धारा का मापन उस अमीटर को देना चाहिए था वो उससे कम धारा का मापन देगा, क्योंकि धारा का मान तो अब कम हो गया ना भाई। एक सर्किट है और उस सर्किट में अगर हम कोई तार जोड़ देते हैं तो तार का अपना जितना रेजिस्टेंस होता है उसके सापेक्ष धारा कम हो जाती है। तब इससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि एक जो अमीटर का प्रयोग श्रेणी क्रम में परिपथ में हम कर रहे हैं, उस अमीटर का अपना खुद का प्रतिरोध कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए। अब जब एक कॉइल है, कॉइल तारों से बनी है, तो तारों का प्रतिरोध 0 तो नहीं होगा। इतना सा भी हम तार लेंगे तो उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो 0 तो नहीं होगा। तो फिर ये कहा जाएगा कि भैया फिर कितना होना चाहिए, तो कह देते हैं कि एक अमीटर का अपना प्रतिरोध स्वयं का कम से कम लीस्ट होना चाहिए, मतलब जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। भाई 0 नहीं हो सकता, ठीक है, छोड़ो, 0 हो ही नहीं सकता, तो एटलीस्ट बिल्कुल कम होना चाहिए। जितना कम होगा धारा के मान में परिवर्तन भी उतना ही कम होगा। अब हम इसको समझते कैसे हैं कि एक अमीटर का अपना प्रतिरोध लगभग नगण्य होना चाहिए। देखते हैं जरा कैसे उसका प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए, समझिए बस। एक सर्किट है, मान लीजिए इसमें हमने एक 2 तार जोड़ दिए और एक का प्रतिरोध R1 है और एक का प्रतिरोध R2 है। ठीक है, एक का प्रतिरोध R1, एक का प्रतिरोध R2। इसमें कोई एक सेल लगा है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये धारा निकलेगी, ये प्लस है, ये माइनस, ये धारा आएगी।
तब इन दिस सिचुएशन इसमें धारा का मान कितना है? अभी अगर हम देखें, ये है विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, तो धारा का मान हो जाता है ई बटे R1 प्लस R2, यानी कुल प्रतिरोध इतना ही। और अगर हम एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, और एक हमने जोड़ दिया अमीटर। अमीटर का अपना प्रतिरोध मान लीजिए कि RA है, अमीटर का अपना प्रतिरोध RA है अगर, तो ये सेल है, ये प्लस माइनस हो गया, ये धारा बह रही है, ये R1 है, ये R2 है। तब इस सिचुएशन में धारा कुछ कम हो जाएगी। भाई अभी प्रतिरोध R1 प्लस R2 था, अब हमने प्रतिरोध और जोड़ दिया, धारा कुछ कम हो गई, तब धारा कितनी हुई? भाई धारा इतनी हो जाएगी ई बटे कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस RA, इतनी हो जाएगी ना। तब धारा में परिवर्तन कितना हुआ? पहले धारा ज्यादा थी, फिर धारा कम हो गई, कितनी धारा कम हुई? कितनी धारा कम हुई? तो यहां पर आ जाएगा I माइनस I डैश, इतनी ही धारा तो कम हुई। भाई पहले 12 थी, बाद में 10 बची, तो कम कितनी हुई? 2। पहले 12 में से 10 को घटा देंगे तो आ जाएगा ना कि कितनी कम हुई। तो I का मान कितना है आपके पास में? E बटे R1 प्लस R2, और इसका मान क्या है? E बटे R1 प्लस R2 प्लस RA। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो E कॉमन है, यहां पर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस RA माइनस R1 माइनस R2, अपोन में रहेगा आपके पास में R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 प्लस RA। R1 माइनस क्या है? R2 माइनस क्या है? कैंसिल हो गए, बचा आपके पास में E RA अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस RA। ये आया डेल्टा आई का मान, मतलब इतनी परिवर्तन हुआ ना धारा में, धारा में इतनी परिवर्तन हुआ ना, तो डेल्टा आई का मान। अब हम कह रहे हैं कि धारा में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए, तब तो वो एक अच्छा मीटर कहलाया। तो भाई जिसको हमने नापने के लिए लगाया वही धारा खा गया, उसी ने धारा के मान को हजम कर लिया, तो फिर हमको क्या बताएगा वो कि कितनी धारा बह रही है? क्या पता कितनी धारा बह रही थी उसमें। तो ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो रहा है, अगर ये 0 हो रहा है, यदि अगर हम इसका मान 0 करें तो ई आर ए बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसका मान 0 होगा तो ई आर ए बराबर 0 हो जाएगा। इस हिसाब से आर ए का मान 0 होना चाहिए। आर ए क्या है? अमीटर का प्रतिरोध। इस हिसाब से आर ए का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन 0 भाई साहब हो नहीं सकता है। अब अगर 0 नहीं हो सकता तो इसका R1 और R2 जितना भी प्रतिरोध है उससे तो कम से कम ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि अगर इतना नहीं हो सकता है तो फिर RA का मान काफी कम R1 प्लस R2 से होना चाहिए। मतलब दोनों के प्रतिरोध जितना भी है उससे तो कम होना ही चाहिए। तो यहां से हमने ये प्रूफ किया अभी कि एक अमीटर का अपना प्रतिरोध नगण्य होता है। आपसे पूछा जाए कि क्यों नगण्य होता है तो आपका जवाब होना चाहिए कि अगर प्रतिरोध नगण्य नहीं होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, और ओरिजिनल जो रीडिंग अमीटर को देना चाहिए थी वो अमीटर ओरिजिनल रीडिंग नहीं देगा। ठीक है, अब तब फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, मतलब हम क्या करें जिससे एक अमीटर का अपना प्रतिरोध नगण्य हो जाए। भाई अमीटर एक धारा मापी है, गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर में कॉइल है तो उसमें तो रेजिस्टेंस होगा। तो अब हम ऐसा क्या करें कि जिससे इसका प्रतिरोध नगण्य हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है उस कॉइल के समांतर क्रम में यानी पैरेलल एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसका नाम होता है शंट। एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसका नाम होता है शंट। उसके जोड़ने से प्रतिरोध का मान काफी कम हो जाता है, अमीटर का प्रतिरोध काफी कम हो जाता है। वो शंट जो हम जोड़ रहे हैं उसका मान हम कैसे निकालेंगे कि धारा का मान कम से कम करने के लिए कितना शंट जोड़ना होगा। तो जरा समझिए बात को, अब जरा समझना। यह है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध मान लीजिए कि G है। ठीक है, अब इसमें हमने भेजाई धारा I। गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ हमने एक प्रतिरोध जोड़ दिया S। क्या जोड़ दिया हमने? एक, इसी को कहते हैं हम शंट। अब इसमें मान लीजिए धारा गई IG गैल्वेनोमीटर की कॉइल में, तो I में से IG कम हो जाएगी तो बची धारा चली जाएगी शंट में, यानी शंट में धारा जा रही है I माइनस IG।
समझ में आ गया। अब ये दोनों हैं समांतर क्रम में, इन पैरेलल। समांतर क्रम में दोनों के सिरों के मध्य वोल्टेज समान होता है। पढ़े ना अपन लोग कि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है। तो इसका वोल्टेज क्या कहलाता, वोल्टेज कहलाता है आई आर। आई का मतलब यहां पर है आई जी, और प्रतिरोध है कैपिटल जी। यहां पर धारा है आई माइनस आई जी, और प्रतिरोध है कैपिटल एस। तो हमको चाहिए है एस का मान, यहां हम ऊपर कर दे रहे हैं यहां पर। तो एस बराबर आ जाएगा हमारा आई जी बटे आई माइनस आई जी गुणा जी। ऐसे निकालते हैं हम शंट। मतलब डिपेंड करेगा कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेसिस्टेंस प्रतिरोध कितना है, उस हिसाब से हम एस का मान यहां पर लगा देते हैं ताकि धारा के मान में कोई परिवर्तन ना उत्पन्न हो। तो हमने एक धारा मापी को अमीटर के रूप में प्रयोग कैसे किया, धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक शंट लगाया, जिससे ये पूरा सिस्टम जो है इतना, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं अमीटर। पूरा सिस्टम मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में एक प्रतिरोध को जोड़ दिया। अब जो बना उसका नाम है अमीटर। जब तक हम एस को नहीं जोड़ रहे हैं तब तक वो गैल्वेनोमीटर ही है, धारा मापी है। और जब उसकी कॉइल के साथ में हमने एक प्रतिरोध जोड़ दिया शंट, तब जाकर के जो सिस्टम बना उसको हमने कहा अमीटर। और इस अमीटर का प्रयोग हम धारा के मापन में करते हैं। जी गैल्वेनोमीटर, यहां पर जी का अर्थ है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। भाई ये धारा मापी है ना, धारा मापी की एक कुंडली होती है, उस कुंडली का प्रतिरोध है कैपिटल जी ये, और उसके साथ में हमने समांतर क्रम में एक शंट जोड़ दिया। बात क्लियर। इस तरीके से हम शंट का मान निकाल लेते हैं और एक धारा मापी को एज ए गैल्वेनोमीटर को एज ए अमीटर के रूप में प्रयोग में ले आते हैं। ठीक है।